नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बेरोजगारी एक बड़ा मसला है, बड़ा मुद्दा है, जिससे सत्ता का सियासी गणित बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक तस्वीर दिखाई दी जब बात रोजगार को लेकर हो रही थी, या यूं कहें बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर हो रही थी। आमने सामने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री थे। बेरोजगारी के आंकड़ों पर शायराना अंदाज में एक दूसरे पर आरोपों के तीर दोनों तरफ से छोड़े जा रहे थे, लेकिन सवाल रोजगार को लेकर और बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर होना जरूरी भी है। तो प्रदेश में कितना मिला रोजगार, बेरोजगारों का कितना हुआ सरोकार और किसके दांव में कितना दम, इस पर चर्चा होना भी जरूरी है। तो बेरोजगारी के आंकड़ों पर आर पार, इस पर होगी चर्चा। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खबर समझिए रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा में बेरोजगारी वाकई बड़े मुद्दों में से एक है। बेरोजगारी पर अक्सर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखते हैं। अब विधानसभा का सत्र खत्म होते ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के दावों को आईना दिखाने की कोशिश की है। हालांकि विधानसभा सत्र के दौरान सीएम ने सीएमआईई के बदलते आंकड़ों को एक बार फिर गलत साबित करने की कोशिश की कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर एक और एजेंसी के मुताबिक पड़ोसी राज्यों के मुकाबले कम है, जो 5.2% है। इसी दौरान विधानसभा में पूर्व सीएम हुड्डा ने 2014 में उनकी सरकार जाते वक्त ये दर 2.9 बताई। लीजिए पहले प्रोटोकॉल के मुताबिक सीएम मनोहर लाल। पीएलएफएस का एक डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि हरियाणा 5.2 और जो पड़ोसी स्टेट्स हिमाचल में 14.5 है और पंजाब में 8.8 है, राजस्थान में 12.0 है, सेंटर का 6.6 है। हरियाणा हैज 5.2% ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट। गौरतलब है कि विधानसभा सत्र खत्म होते ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जरूरी मुद्दों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और फिर बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कह दिया कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर 9% है। ये मैं नहीं, भारत सरकार का नीति आयोग बता रहा है। दीपेंद्र का सवाल था और उसमें जो जवाब दिया है मिनिस्टर ने, उनके जो रामेश्वर स्टेट मिनिस्टर, उसमें ये 9% आया हुआ। ये लोकसभा का जवाब दिया हुआ, राज्यसभा में सॉरी, जबकि 2012 में 4.3, 2014 में 2.9 और 15-16 से बढ़ती चली गई। 15-16 में 3.3, 16-17 में 5.2, 17-18 में 8.4, 18-19 में 9.3 और ये अब जो होगी 21-22 में 9। दरअसल चुनाव सिर पर देखकर सीएम हो या पूर्व सीएम, सभी अपने अपने चुनावी हथियार पहने कर रहे हैं। इन्हीं में से एक बड़ा हथियार आजकल बेरोजगारी है। ये तो अच्छा है कि मौजूदा वक्त में पढ़ाई और रोजगार के लिए प्रदेश के शहरों और गांव के युवा युवतियां धड़ाधड़ विदेश जा रहे हैं, वरना बेरोजगारी पर घमासान और ज्यादा दिखता। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। दरअसल अब वो वक्त आ चला है जब बात हिसाब किताब की होने लगी है, क्योंकि चुनावी मैदान में उतरने से पहले कुछ ज्वलंत सवालों से सत्तासीन दल का सामना होने वाला है और उन्हीं सवालों में से एक है बेरोजगारी। बेरोजगारी पर अब बात होने लगी है, आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, लेकिन किसके आंकड़ों में कितना दम, ये जनता जानना चाहती है, समझना चाहती है, क्योंकि नीति आयोग का आंकड़ा जब बताया जाता है वो कुछ और बोलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब सदन के अंदर आंकड़ा रखते हैं पीएलएफएस का, तो वो आंकड़ा कुछ और कहता है। और एक और आंकड़ा जिस पर विपक्ष लगातार हो हल्ला करता रहा है, सरकार को घेरता रहा है, वो आंकड़ा है सीएमआईएफ का। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। ये आंकड़ों के खेल में कितनी सच्चाई है और जनता के फेवर में, बेरोजगारों के फेवर में ये आंकड़े कितने हैं?
देखिए पंकज, मैं ये कहना चाहूंगा, सत्ता हो या विपक्ष, हरियाणा के जो सियासी दल हैं उन्होंने युवाओं में ये जागरूकता पैदा जरूर की कि आप अपना वोट दें, अपनी भागीदारी दिखाएं, लोकतंत्र में आहुति डालें, और उनके वोट का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी रोजगार की तरफ ध्यान कम दिया गया है। सभी दल एक जैसे हैं। आपको बताऊं, इसकी मूल में अगर देखें पंकज, हरियाणा में बेरोजगारी क्यों बढ़ी, मेरे को एक वजह और भी लगती है कि हरियाणा में क्वालिटी एजुकेशन नहीं रही है, आज भी उतनी नहीं है। हालांकि हालात सुधरे हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन ना होने की वजह से, मेरे को याद है कुछ साल पहले तक पंजाब हालांकि बड़ा राज्य है हरियाणा से, लेकिन हरियाणा में इंजीनियरिंग कॉलेज जो थे वो पंजाब से भी ज्यादा थे। जब सरकारें आई, कांग्रेस सरकार की मेरे को बात ध्यान है, पंजाब से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज थे। इंजीनियरिंग कॉलेज धड़ाधड़ परमिशन सरकार से लाते थे। हमने देखा खेतों के अंदर पहले इंजीनियरिंग करने लोग पूना जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, डोनेशन होती थी। किसी शहर में या किसी गली में कोई इंजीनियर रहता था तो बड़ा नाम होता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, इंजीनियरिंग कॉलेजों की बाढ़ आ गई हरियाणा में। पॉलिटेक्निक्स कॉलेज जो प्राइवेट है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, उन्होंने धड़ाधड़ एडमिशंस करके अप्रूवल ले आए यूनिवर्सिटियों से, एफिलिएशन दिखाकर, विज्ञापन से उन्होंने खूब भर्ती किए। सपने बड़े, इंजीनियर बनेंगे, लाखों में कमाएंगे। कॉलेज ने इंजीनियर बनाए तो सही, पैदा तो किए, लेकिन प्लेसमेंट की व्यवस्था नहीं थी। आज भी हरियाणा में जो कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं वो एडमिशंस तो करते हैं, भारी भरकम फीस लेते हैं, और पहले तो बहुत ज्यादा फीस थी, डोनेशन भी ली गई थी, लेकिन उनकी प्लेसमेंट, उनकी गाइडेंस, उनको मतलब पोस्ट डिग्री कोई ज्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि बेरोजगारों की लाइन लंबी होती गई और आज हालात ये हैं कि बेकाबू हो गए हैं। जी, आपको बताऊं, 2014 में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, युवा को एक बड़ा फैक्टर कहा जाता है कि युवाओं का देश है, युवा की बड़ी भागीदारी है, कल के ये देश को संभालेंगे, बहुत सारी चीजें उनको उनमें मतलब जोश पैदा किया गया। लेकिन जब रोजगार की बात आई तो रोजगार पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना उनकी वोटिंग पर, पोलराइजेशन पर ध्यान दिया गया। यही वजह है कि आज ये समस्या बहुत गहरा गई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों मैं समझता हूं इसमें कसूरवार है। उन्होंने युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया और आज युवाओं की निराशा हम बहुत सारे अपने दर्शकों को दिखाते हैं। पानीपत में कभी कोर्ट में 6 वैकेंसीज थी पीएन की, उसमें एमटेक, एमकॉम, बीकॉम, हजारों की तादाद में पियोन की नौकरी के लिए आए। ऐसी मीडिया में खबरें आती रहती कि पीएचडी भी बेकार है, लेकिन इनको गाइडेंस देने की बात थी, जो प्लेसमेंट की थी। इंजीनियर कॉलेज ने इंजीनियर्स तो पैदा किए, डिग्रियां बांट दी, लेकिन अब वो भटक रहे हैं। आप देखिए, एमबीए एक बहुत बड़ा कोर्स माना जाता कुछ साल पहले तक। प्राइवेट कॉलेज में लोग एमबीए करवाते हैं बच्चों को कि अच्छी नौकरी देंगे, लेकिन 15,000, 20,000 एमबीए 20,000 की नौकरी ले रहे हैं। लेकिन जो अच्छे इंस्टीट्यूट है वहां के जो पढ़े बच्चे निकले पास आउट, वो 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख ले रहे हैं। तो लेवल ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बहुत कम ध्यान दिए गए। यही वजह कि हरियाणा के बच्चे या दिल्ली पढ़ने जाते हैं या चंडीगढ़ या और बड़े शहरों से रुख करते हैं। आज भी क्वालिटी एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बड़े इशू हो गए आज। एक और मुद्दे को आपने जन्म दे दिया, इस पर भी सवाल होना चाहिए और शिक्षा महकमे से सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर ये मसला है तो इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें रह रहकर अलग अलग मंचों से होती रही हैं कि हरियाणा में एजुकेशन किस स्तर की होनी चाहिए और उसमें क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए। महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्वालिटी एजुकेशन एक अलग मसला, लेकिन उन सबसे इतर चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो युवा हैं वो युवा बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। सरकार के सत्ता के गणित को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में बहुत सारे इंतजामात किए गए रोजगार को लेकर। ये सरकार द्वारा कहा गया, उनके लोगों द्वारा कहा गया, ये कहा गया कौशल के जरिए रोजगार देने की बात हो, उद्यमिता के जरिए रोजगार देने की बात हो, सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार को कम करना और पारदर्शी तरीके से रोजगार देने की बात हो। इससे तो फायदा होना चाहिए था ना। देखिए, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत। नीतिगत फैसले में अगर कमियों को समझने की कोशिश करें तो क्वालिटी एजुकेशन तो एक सवाल था ही। जिक्र हरियाणा का चल रहा है तो हरियाणा के संदर्भ में ही परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। मौजूदा जो सरकार है, 9 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, एक बार फिर से चुनावी अग्नि परीक्षा में सामने है।
जिस तरीके से रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए, नई कंपनीज के जरिए, नई फैक्ट्रीज के जरिए, हम दिल्ली के साथ लगते 3 दिशाओं में हरियाणा जो है दिल्ली को कनेक्ट करता है, लेकिन उसका जो भरपूर फायदा लिया जा सकता था वो सिर्फ बिल्डर्स की तरफ से लिया गया, वो सिर्फ कंपनीज ने अपनी जगह एक्वायर करने के लिए लिया, अपने वेयर हाउसेज बनाने के लिए लिया, जबकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा मैन पावर को जो अकोमोडेट है वो किया जा सकता था। दूसरा बड़ा जो कारण है वो ऑटोमेशन है। कंपनियों में अब जो मैनुअल वर्क पहले मजदूरों के जरिए करवाया जा रहा था, फुली ऑटोमेशन हो चुका है, और ऑटोमेशन के जरिए जो मानवीय हस्तक्षेप है या कहे कि मानवीय जो लेबर थी वो लगातार घटती जा रही है। तकनीकी जरूरतें जरूर यहां पर बढ़ती चली गई, लेकिन ऑटोमेशन की वजह से मैन पावर की जो मौजूदा इंडस्ट्रीज थी उससे ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से जो सैलरी पैकेजेस हैं वो लगातार नीचे की तरफ जाते हुए नजर आए। आज से 20 साल पहले एक इंजीनियर को जो तनख्वाह लाखों में मिला करती, आज एक नया इंजीनियर निकलता है तो हो सकता है कि 10,000 में भी उसे नौकरी करनी पड़े। नए अवसर जो सृजित सरकार की तरफ से किए जाने चाहिए थे, नए औद्योगिक विकास के जरिए, वो नहीं किया गया, और यही वजह की स्थिति बद से बदतर हरियाणा में इस वक्त बनी हुई है। आंकड़ों की जादूगरी चाहे सत्ता पक्ष करे चाहे विपक्ष करे, लेकिन जो परिवार इस दर्द को झेल रहे हैं, जो युवा अंधेरे में लगातार भटकते हुए नजर आ रहे हैं, हरियाणा के गांव गांव से जो युवा हैं जो सही तरीके से पढ़ाई के जरिए जा सकते हैं, वो वीजा लेकर स्टडी वीजा पर निकलने का काम कर रहे हैं। जमीन बेचकर स्टडी वीजा बच्चों के लिए लिया जा रहा है, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां इंग्लैंड, जहां जिसको जो अवसर मिलता है निकल जाता है। और जो बच्चे पढ़ाई के जरिए जमीन बेचकर अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो वो जमीन बेचकर डोंकी रूट से जो है विदेशों तक पहुंच रहे हैं, और रास्ते में कईयों की जान जा रही है। हरियाणा के हर एक गांव की यही स्थिति है, और निराशा का दौर यह भी है कि जो जहर नशे का है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। निराशा के इस दौर में युवा भी नशे के गिरफ्त में आता जा रहा है। नीतिगत फैसलों में कमी यहां पर देखने को मिली है। बढ़ती आबादी एक संकट था ही, उसके अलावा जो नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाने चाहिए थे सरकार की तरफ से, वो नहीं किए गए, जिसका खामियाजा आज हरियाणा का युवा उठा रहा है। ये 2, 4, 6 और 8% की बात कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि ये जो असल आंकड़ा है, अगर समझने की कोशिश करें तो परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी में हर इंडिविजुअल की जो मौजूदा स्थिति है उसका आकलन किया गया है। बड़ी ही आसानी से हरियाणा की मौजूदा सरकार अगर उन आंकड़ों को उजागर करती है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे लगता है कि ये जो डाटा दिखाया जा रहा है बेहद असलियत से कोसों दूर है, स्थिति विस्फोटक है, बेहद खराब बनी है। वीरेंद्र सोनी जी, कई बार ऐसे मुद्दे उठते हैं या उठाए जाते हैं सियासत द्वारा जिन पर चर्चा करना और चर्चा होना गैर जरूरी लगता है, लेकिन बेरोजगारी, रोजगार का मसला, इस पर खूब शोर होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से युवाओं की संख्या और युवा रोजगार के लिए भटकता हुआ देश और प्रदेश में दिखाई दे रहा है, उसमें आंकड़े भी उसके सामने स्पष्ट होने चाहिए, साफ होने चाहिए। लेकिन यहां आंकड़ों में ही मुझे लगता है वो युवा उलझ जाएगा कि देखिए यहां नीति आयोग बता रहा है इतने फीसदी बेरोजगार लोग हैं, इतना रोजगार मिला, उधर मुख्यमंत्री बताते हैं पीएलएफएस के आंकड़ों को, वो बोलते हैं देखिए कम हो गया, इधर अपने विपक्षी जो नेता हैं खासकर कांग्रेस के हुड्डा साहब पहले इन आंकड़ों को बताते थे, सीएमआईएफ के आंकड़े सोनी साहब थोड़ा आप बताइएगा कैसे इतना बदलाव हो सकता है? एक साल के दरमियान 30, कभी 28, कभी 22, कभी 34 बताया गया, और हाल ही में जो आंकड़े दिए गए वो 8%। इतनी कमी कैसे आ गई? देखिए, आपने बड़ी सार्थक बात कही है। अगर विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है तो उस सत्र में आरोप प्रत्यारोप, दुष्यंत चौटाला और गीता बुक्कल के मामले पर ऐसे ही अनावश्यक बहस, जो पुरानी बहस, उस पर क्या हल निकलेगा, उस पर कमेटी बना दी, उस कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी, क्या आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। पहले भी कई विशेषाधिकार के मामले लंबित है जिनकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। हाँ, आपने कहा कि ये बेरोजगारी का है, ये मुद्दा बड़ा गंभीर है, महंगाई है, इन मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए, सदन के अंदर होनी चाहिए। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही नहीं है, बल्कि सुझाव दिए जानिए कि बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए, इस पर क्या सरकार की तरफ से क्या होता है, और विपक्ष को भी रचनात्मक सुझाव देने चाहिए, रचनात्मक पहल करनी चाहिए। ये नहीं कि सरकार की घेराबंदी करने के लिए, आरोप के लिए। ये भी आपने अच्छा कहा कि जो आंकड़े होते हैं, देखिए चाहे सरकार होगी, जो उसको आंकड़ा सूट करेगा, जो उसके लिए अनुकूल होगा, उसी को जो प्रदर्शित करेगी, उसी का गुणगान करेगी। और विपक्ष जो दूसरे आंकड़े हैं, वो चाहे नीति आयोग का हो चाहे दूसरा हो, सरकार को घेरने का कोशिश करेगा। अब देखिए, नित्य प्रति जो है आबादी भी बढ़ रही है, युवाओं की अपेक्षाएं भी बढ़ रही है, और सब जो है युवा जो है, एक जो हरियाणा का युवा है वो सबसे पहले
वो जो वेतन को देखता है, उसके सामने जो है नौकरी इतना नहीं है, वो वेतन का आकर्षण है, वो वेतन को प्राथमिकता देता है। जबकि जो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो युवक हैं वो सबसे पहले नौकरी को प्राथमिकता देते हैं, वेतन जो है उनका सेकेंडरी जो रहता है उनके जो दूसरी प्राथमिकता होती है। तो इस कारण से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो युवा यहाँ हरियाणा में आते हैं वो जल्द किसी भी कोई भी वेतन हो उस पर वो तैयार हो जाते हैं नौकरी करने के लिए, जबकि हरियाणा का युवा है वो सिर्फ वेतन के आकर्षण में ही खो जाता है। तो इस कारण जो है हरियाणा में जो बेरोजगारी की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके गंभीर परिणाम क्या है? इसके गंभीर परिणाम यह है कि अपराध और नशाखोरी। तो जो हरियाणा का युवा है वो अपराध की ओर जा रहा है, वो नशे की ओर जा रहा है, ये बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। और इस पर देखिए अब कोई भी व्यक्ति निकलती है, वैकेंसी निकलती है तो बहुत ज्यादा युवा उसके अंदर आते हैं। चाहे ग्रुप डी की भी देख लीजिए, अभी जैसे जिक्र कर रहे थे कथुरिया जी, तो बड़े उच्च शिक्षित लोग जो आ जाते हैं, पीएन के लिए उच्च शिक्षित लोग आ जाते हैं जी। उनको जो फिर जब उनको जो निराशा मिलती है वो, क्योंकि वो काम उनके अनुकूल नहीं होता, तो उनको निराशा मिलती है। और इस तरह देखा जाए कि बेरोजगारी की दर तो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। और सरकार के स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए, लगाए तो रोजगार मेला लगाया जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर वहां ना लगकर दूसरे आयोजन किए जा रहे हैं। तो युवाओं के लिए रोजगार परक शिक्षा भी होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि शिक्षा का भी हमारा उसके अंदर दोष आ जाता है, लेकिन सरकार ने जो क्या प्रबंध किए हैं, अब देखिए अब सरकार ने दुबई के अंदर और इजराइल के अंदर जो वैकेंसीज हैं जो लोगों को भेजने के लिए वो प्रदर्शित किए, विज्ञापन प्रदर्शित किए। तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि इजराइल से तो लोग वापस आ रहे हैं, सरकार और यहाँ के युवकों को इजराइल भेज रही है। तो हालांकि मुख्यमंत्री का कहना था कि वहां हम रोजगार के साधन पैदा कर रहे हैं और लोगों को जो दूसरे माध्यमों से जाते हैं, अनैतिक तरीके से जाते हैं, हम चाहते हैं कि वो वैध माध्यम से विदेशों में जाएं, रोजगार के लिए जाएं। सरकार अपने स्तर पर प्रबंध कर रही है, लेकिन उस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और विपक्ष को भी रचनात्मक सुझाव देने चाहिए कि ये देखिए, ये तो है, अगर मान लीजिए कि 9 हो या 5 हो, देखिए गुजरात की बेरोजगारी दर 2% है, बहुत कम है, लेकिन हरियाणा में क्यों ज्यादा है? तो इसके लिए चाहे 9, देखिए इसमें कोई अपना दावा करते रहे, श्रेय लेने की होड़ लगी रहे, लेकिन सार्थक सुझाव तो देने चाहिए। बेरोजगारी तो है, इसमें तो सभी सहमत हैं, इस पर तो कोई बात है ही नहीं। बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, तो उस दिशा में क्या किया जाना चाहिए? एक सवाल इस पर सोनी साहब होना चाहिए। अब की ठीक है, आपने आंकड़े प्रदर्शित कर दिए, विपक्ष ने अपने मुफीद आंकड़े सामने रख दिए, सरकार जो उसको सूट करता है उन आंकड़ों को पेश कर रही है। देवेंद्र, ये थोड़ा बताने की कोशिश कीजिएगा, समझाने की कि रोजगार सृजन के कितने अवसर पैदा किए गए और किस तरीके से रोजगार देने की कोशिश हुई। अगर सरकार ये कहती है कि बेरोजगारी कम हुई है तो जाहिर सी बात है आपने रोजगार देने के लिए प्लेटफॉर्म लोगों को दिया होगा। आपने कहा कि खर्ची पर्ची नहीं, आपको सीधे रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार के जरिए आप अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं, आप कौशल विकास के जरिए आप जुड़ सकते हैं, तमाम तरह की ऐसी बातें होती रही। लेकिन जमीनी हकीकत तब और अब कितना फर्क दिखाई देता है? क्योंकि हुड्डा साहब कहते हैं हमारा कार्यकाल तो बहुत अच्छा था। देखिए पंकज, उद्यमिता की जो बात है, एंटरप्रीनियरशिप जिसको हम कहते हैं, उद्यमिता मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सरकार कहती है कि आप अपना रोजगार शुरू करिए, लेकिन समस्या कहां है? जैसे प्रधानमंत्री की एक स्कीम है बेरोजगारों के लिए, स्टार्टअप है, बहुत सारी चीजें, योजनाएं बहुत सारे। दुर्भाग्य क्या है, जो औसत युवा हैं उनको पता नहीं, जो अच्छे युवा हैं, जो इंटेलिजेंट हैं। पीछे एक रिपोर्ट आई थी, आईआईटी बेस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट है हमारे देश में, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी देश के जो है, उसमें एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि 60% पास आउट विदेश चले जाते हैं, यहां नहीं रुकते, क्योंकि उनको बहुत मोटे मोटे पैकेज मिलते हैं और यहां के हालात और बाहर ओवरसीज में वो बहुत फर्क महसूस करते हैं, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में, लाइफस्टाइल में, फ्यूचर के हिसाब से। तो उसमें मेरे को यह लगता है कि योजनाएं तो हरियाणा में केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी है, लेकिन युवाओं को ज्ञान नहीं है। दूसरा, अगर वो बैंक में लोन लेने जाए तो बहुत ज्यादा मतलब उनको परेशान, हरासमेंट होती है। मैंने कई केस देखे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की तरफ से है, उसके बारे में ज्यादा मतलब को लगता है गाइडेंस नहीं है, उनको बताने वाला, उनको गाइड करने वाला नहीं है। और बैंकों में लोन लेने जाते हैं तो ये कागज लाओ, वो इस तरह की परेशानी है, जिससे निराशा और बढ़ती है। पंकज, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। अभी हमने दर्शकों को अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाई थी, कुछ दिन पहले की बात है। 2,09,000 सरकारी वैकेंसीज जो है, सरकारी पद जो है वो खाली पड़े हैं, 2,09,000। ये जितने सैंक्शनड पोस्ट हैं, करीब 4.25 साढ़े 4 लाख, उसका 45% पोस्टें आज भी हरियाणा में खाली पड़ी है। सरकारी नौकरी आज एक क्रेज है। अमीर युवा हो, गरीब हो, गांव का हो, शहर का हो, औसत हो, शहर, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। जो क्रेज है सरकारी नौकरी का, जो आकर्षण है कि हफ्ते में 5 दिन काम करो,
टाइम से तनख्वाह मिलती है और ज्यादा उनको कुछ लालच भी रहते हैं, वो भी उनके पूरे होते हैं। तो मतलब सरकारी नौकरी के पीछे हर कोई भाग रहा है। हालांकि जो कामयाब युवा है, जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आगे आ रहा है, जो इंटेलिजेंट है, जिनमें मतलब विजडम है, वो लोग तरक्की भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन औसत युवाओं का क्या करें? 2,09,000 पोस्टें आज भी खाली है। मुख्यमंत्री जी का सरकार में बैठे लोगों का बयान आया था कि 60,000 पोस्टों को हम भर रहे हैं जल्दी, लेकिन ये देर क्यों कर दी जब चुनाव सिर पर आ गए? भरने में वक्त क्यों लगता है? मसला तो यह है कि अगर आपके पास पोस्ट भी है, आप कहते हैं पारदर्शिता भी हम लाए हैं, आप खर्ची पर्ची नहीं, जो योग्य होगा वो उस पद पर बैठेगा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं भरा। पंकज, एक लाइन में एक बात बताता हूं। बेरोजगारी की वजह से हरियाणा में सामाजिक समस्या और खड़ी हो गई है। जो युवा है जिनके पास रोजगार नहीं है, पढ़ाई पूरी कर ली, उनकी शादियां नहीं हो रही। हजारों युवा गांव में, खासतौर पे गांव में जो औसत युवा हैं, पढ़ाई पूरी कर ली, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन शादी इसलिए नहीं हो रही कि रोजगार नहीं है। लड़की की शादी हो सकती है, उसके लिए ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी प्राइवेट में है कि नहीं, लेकिन लड़कों की शादी के बारे में ये एक बड़ी सामाजिक समस्या सामने आ रही है कि लड़कों की शादियां नहीं हो रही, उम्र बढ़ती जा रही है, इससे डबल निराशा हो रही है उनमें। महेश, तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं के जरिए दावा किया गया कि देखिए हमने एक बेहतर व्यवस्था दी गई, लेकिन उन सबके बावजूद जो आंकड़ा देवेंद्र बता रहे हैं कि सरकारी पद खाली पड़े हैं, और ये हमें ज्ञात, और 1-2 साल का नहीं, पिछले 9 साल से उस पर काम हो रहा होगा, लेकिन उन सब के बावजूद उन पदों को भरा नहीं गया। क्या हरियाणा में ऐसे योग्य युवा नहीं है, या फिर कुछ और कंडीशन उनके लिए अप्लाई होती है? देखिए पंकज, साफ तौर से मैं बात कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हरियाणा में योग्य युवा नहीं है। दरअसल हरियाणा की मनोहर सरकार इन रिक्तियों को नहीं भरना चाहती, और ना सिर्फ मनोहर सरकार, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में भी वैकेंसीज खाली रहा करती थी। दरअसल सबसे बड़ी वजह यह है कि जो खजाना है वो इतनी सरकारी नियुक्तियों को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, वो उतनी जो क्षमता है जो नई नौकरियों को दिए जाने के साथ ही जो सैलरी के रूप में, तमाम दूसरी फैसिलिटीज के रूप में इन कर्मचारियों को दिया जाना है, उसकी व्यवस्था हरियाणा की सरकार नहीं कर सकती। और ना सिर्फ मनोहर, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला, आप पीछे जितना पीछे जाते जाएंगे, आप ये वैकेंसीज का जो बैकलॉग है वो आपको देखने को मिलेगा। हर सरकार में लाखों की तादाद में सरकारी कर्मचारियों की जो पोस्टें थी वो खाली बढ़ती चले गई, और बढ़ने की वजह यही थी कि खजाने के पास उतनी क्षमता नहीं थी कि कर्मचारियों की संख्या अगर बढ़ा ली जाए तो उसका जो वेतन है वो सरकारें चुका पाए। चुनावी फायदा मिलेगा, हर कोई जानता है, अगर पोस्टें खाली है तो उनमें नियुक्तियां की जा सकती थी, नहीं की गई क्योंकि खजाना उतना नहीं है कि नई नियुक्तियों को भी जो बढ़ी हुई वेतन है, जो बढ़ी हुई सैलरी है, वो इन लोगों को दी जा सके। मोटे वेतन पर सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर काम करते हैं, और उतना बड़ा वेतन सरकारें दे पाए ये संभव नहीं है। हालात खराब हुए हैं। जो ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बेहद कम ये आंकड़े हैं। जो अलग अलग आंकड़ों का अलग अलग जस्टिफिकेशन यहां पर दिया जा रहा है, लेकिन जो हकीकत है इससे कहीं ज्यादा भयावह है। वीरेंद्र सोनी जी, सरकारी नौकरी भरने के लिए आपके पास बजट नहीं, खजाने का जिक्र करें, चिंता आपको खजाने की है, क्या आप निजी क्षेत्र से या फिर आप बिजनेस के जरिए, स्वरोजगार के जरिए ये उम्मीद कर सकते हैं कि बेरोजगारी का आंकड़ा बिल्कुल शून्य हो जाएगा, जमीन पर आ जाएगा? देखिए बिल्कुल, हालांकि देखिए इसमें उद्योगपति प्रोत्साहन भी देते हैं स्थानीय युवकों को, लेकिन उसमें विशेषज्ञता चाहिए। जहां लोगों में विशेषज्ञता का अभाव होगा तो उन लोगों को वो उपयुक्त नहीं रहता। फिर कुछ कारण भी होते हैं, क्योंकि अगर स्थानीय लोगों को ही सारा रोजगार दे दिया जाएगा तो पूरा नियंत्रण उनका हो जाता है, तो यूनियनबाजी हो जाती है। तो लोगों के अगर बाहर के लोग होंगे तो वो यूनियनबाजी में नहीं आएंगे, वो जब बार्गेनिंग नहीं करेंगे, उनके लिए उत्पीड़न, वो मालिकों के लिए उत्पीड़न का नहीं कर पाएंगे, तो उनका अपना एक दृष्टिकोण रहता है। हाँ, ये है कि अगर हम स्वावलंबन और आत्मनिर्भर की तरफ बढ़े, जब शिक्षा के दौरान ही बच्चे जो है कमाने लगे, उन पर अपने पैरों पर खड़ा हो, उनको ऐसी सुविधाएं दी जाए, उनको ऐसी रोजपर शिक्षा दी जाए, उनको ऐसा आत्मनिर्भर बनाया जाए, और ऐसे कार्यक्रम दिए जाएं जिससे बच्चों में उनके आत्मनिर्भर बनने का वो जो है एक स्वावलंबन का एक भाव पैदा हो, तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। क्योंकि लोगों में अब क्योंकि जो पद है वो रिक्त हैं, सरकारी जो नौकरियां हैं वो सीमित हैं, लेकिन लोगों को रोजगार की दिशा में कैसे सरकार लगा सकती है, और युवाओं को इस बात का प्रेरणा देना चाहिए कि जो भी रोजगार उपलब्ध हो, चाहे कोई भी जो रोजगार है, काम है, छोटा या बड़ा नहीं होता, वो तो सब जनोपार्जन के लिए जो है उस दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। बात आकर क्वालिटी एजुकेशन पर सिमट गई, क्योंकि अगर आप तकनीकी, आप बच्चों को पहले से ही सक्षम बनाएंगे तो वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, इससे आपका बेरोजगारी वाला आंकड़ा ठीक हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। मौजूदा वक्त में बेरोजगारी एक बड़ा मसला हरियाणा में, और इस पर सियासी शोर हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप
पक्ष विपक्ष में लग रहे हैं, आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में ही गड़बड़ लगता है क्योंकि कुछ आंकड़े सरकार के मुफीद हैं तो कुछ विपक्ष के हाथ लगे हैं, वो सरकार को घेर रहा है।